जी मेरा नाम पूनम मिश्रा है और मैं मामा की भांजी हूँ। अच्छा, मामा की भांजी। क्या है आपकी रणनीति मामा की भांजी? जी यही कि हमें भी एक दिन इसी तरह सफल होना है और हमें अपने मामा से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। क्या बात है। हमें भी कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयु मिश्रा है। हाँ, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं क्रिकेटर। क्रिकेटर? और क्रिकेटर नहीं बने तो प्लान बी? नहीं बन जाऊंगा। क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मामा जैसे आपके मामा अधिकारी बन गए, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पार्टी वार्टी मिली? यस। नहीं अभी उधार है। आप? मैं इनका बड़ा जी एकदम अच्छा, बड़ी गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारा साला जो है डीएसपी ना पढ़ने लिखा भाई है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं इस समय पे इंजीनियर हूँ रिलायंस इंडस्ट्री। मैंने एमटेक किया है NIT दुर्गापुर से। उसके बाद मैं जॉब का स्टार्ट किया। तो आप जैसे आपके छोटे भाई हैं, तो आपने कभी कहा कि जल्दी जल्दी जॉब करो, पढ़ाई छोड़ो? नहीं, पहले तो मम्मी पापा का सहयोग था। अच्छा। यहाँ से पैसे मिल रहे थे हम लोगों को बराबर, जितना चाहिए था उतना सफिशिएंट। क्या बात है। तो उसके बाद फिर मैं कमाना चालू हो गया। अच्छी जॉब थी मेरी। तो ये था कि जब मैं कमा रहा हूँ और घर में इतना कोई ज़रूरत है नहीं, बहनों की सबकी शादी हो चुकी थी, तो तुम्हें अभी ज़रूरत क्या है पैसे कमाने की। और मैं एक तो जॉब से कमा रहा था, दूसरा फ्रीलांसिंग भी करता था। अच्छा। तो मेरे पास पैसे सफिशिएंट थे। तो ये था कि तुम करो, जो इच्छा है तुम्हारी कर लो, फिर पैसे तो आएंगे ही बाद में। तुम कुछ भी करोगे, कोचिंग करोगे या कोचिंग पढ़ाओगे, कुछ भी करोगे तो पैसे आना इजी है। तो फिर हम भी सपोर्ट ही करेंगे। तो अभी तो तुम पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। जब थक जाओ तो हो जाए कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब नहीं करेंगे, तब आना, फिर तो कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे ही। पढ़ाई कभी बेकार तो जाएगी नहीं। हाँ, तो उसके बाद फिर ये लगा ही रहा और फाइनली एक दिन आ ही गया वो दिन। कैसा लगता था? तैयारी कर रहे थे तो लगता था कि हो जाएगा? नहीं, उसी का आज परिणाम है कि आज ये इस स्तर पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। कैसा लगा आपको जब आपने जाना? बहुत खुशी हुई कि अपने बीच का लड़का, अपना दोस्त आज इस ओहदे पे पहुंचा है। तो एक मोटिवेशन मिलता है। आदमी दूसरे को भी यही सिखाता है कि आप भी इसी तरह करिए, इसी तरह बनिए। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम हार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आज पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के मध्य। बस आज एक विषय परिवर्तित है, इंटरव्यू ही है, परंतु हमारे विंध्य क्षेत्र के ऐसे कोहिनूरों को इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी के मध्य जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से विंध्य क्षेत्र का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आइए आज आप सभी के मध्य मैं प्रस्तुत करती हूँ अमरजीत तिवारी जी को, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से BPSC क्वालिफाई की है। स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद आपका। आरंभ अनुष्ठान में। और मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपके कितने वर्षों का यह प्रयास था और आपने ये अपने तैयारी कहाँ से आरंभ की? प्रयास तो मतलब बहुत सारे वर्षों का था, क्योंकि तैयारी कितने वर्षों से कर रहे हैं इसके साथ ये भी मैटर करता है कि आप स्कूलिंग में भी कितना सीरियस थे। तो इसकी स्कूलिंग के भी प्रयास जोड़े जाएंगे। और दूसरा, स्कूलिंग आदमी करता ही क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको जॉब पानी है जी। तो अभी मैं प्रेजेंट में 25 वर्ष का हूँ, तो 25 वर्ष का प्रयास है। हाँ, उसको आप प्रारंभ के 10-12 वर्ष घटा सकती हैं, 13 तो बाकी 13-14 वर्ष तो कंटिन्यू संलग्न हूँ। जो आपकी स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती स्कूल निराल नगर से हुई थी 8वीं तक। उसके बाद मार्तंड एक एक्सीलेंस स्कूल से 9वीं से 12वीं तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद तैयारी में संलग्न हूँ। तो ये 12वीं के बाद ही ये तय था कि आपको क्या विषय लेना है, किस क्षेत्र में जाना है? जी हाँ, 12वीं के दौरान ही मैंने सोच लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज की ओर जाऊंगा। इसलिए मैंने अपने स्ट्रीम भी चेंज किया। जैसे मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का था, उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज से अपना ग्रेजुएशन किया। तो यही तैयारी के दौरान ही मेरा रुझान था और उसके बाद मैंने उस दिशा में प्रयास भी किए। जी। अच्छा, आपका जो बेसिक था वो पढ़ाई का स्तर, वो कैसा था स्टार्टिंग से ही, या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद तय किया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है तो उस हिसाब से आपने तैयारी की?
ग्रेजुएशन की बात तो नहीं, ग्रेजुएशन आफ्टर 12th से मैंने मतलब निर्णय अपना लिया कि मुझे इस दिशा में जाना है, तो थोड़ा बहुत रुझान बनता गया और आदमी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी वगैरह देखना शुरू किया। और रही बात बेसिक्स की, बेसिक मेरा ठीक था, लेकिन जैसे होता क्या है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का एक अच्छा बेसिक भी जो मानक है उसके बेसिक की तुलना में कमी रहता है। तो जितनी यहाँ पढ़ाई चल रही थी उस हिसाब से मैं फिर कोशिश कर रहा था। 10th-12th में ठीक अच्छे परसेंटेज थे, लेकिन हाँ जो मानक मैंने दिल्ली में जाके देखे और जो पैरामीटर्स के, वहाँ का 80% का बच्चा यहाँ 92-93% बच्चों को फेल कर देगा, पीछे छोड़ देगा। तब समझ में आता है कि रियल कंपटीशन है क्या। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे उस लेवल को मैच करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और ईश्वर का संयोग रहा और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, परिजनों का आशीर्वाद रहा कि मैं उतनी मेहनत कर पाया और उसके बाद सफलता ही मिली। घर का कैसा माहौल था पढ़ाई के प्रति? घर का माहौल सकारात्मक था। बचपन से मतलब हमारे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी कि हमको रीवा पढ़ाएं, तो उन्होंने हम लोग को रीवा भेजा पढ़ने के लिए। और उसके साथ ही जैसे मेरी मम्मी रहती थी, हम लोग किराए के कमरे में रहे 13 साल। 13 साल थे हम लोग स्कूलिंग किए, 13 साल किराए कमरे में रहे। मम्मी और मेरे बड़े भाई 2-3 लोग थे, एक ही कमरे में रहा करते थे क्योंकि इतनी नहीं थी। पढ़ाई मेन मोटिव था, कोई ऐसा नहीं था। और तो हमेशा से पिताजी माताजी का हमारा पढ़ाई के प्रति पॉजिटिव रहा। और हम लोग जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहाँ भी एक पढ़ाई ही एकमात्र है जो क्रांति ला सकती है आपके जीवन में, एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो जैसा सब सोचते हैं वैसे हमारे माता पिता भी सामान्य तरीके से सोच रहे थे। वास्तव में माहौल का अंतर पड़ता है, यहाँ का जो परिवेश है और बाहर जब जाए तो पता चलता है कि कंपटीशन क्या है। ठीक वैसे ही कुछ आपके जीवन में भी मुझे समझ में आ रहा है। आपने जब ग्रेजुएशन पूर्ण किया तो आपको ये पूरा तय हो गया था कि मुझे यूपीएससी या बीपीएससी देना है। यूपीएससी में आपने कितने वर्ष दिए? मैं तैयारी बेसिकली उसी की कर रहा था, यूपीएससी की कर रहा था। और क्या होता है ना कि हम लोग प्लान बी के तौर पर ये रखते हैं कि स्टेट पीसीएस, हालांकि प्लान बी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं यूपीएससी फोकस करूंगा और स्टेट पीसीएस जिसमें से अगर जिसका पैटर्न मिल रहा है, जैसे यूपी पीसीएस और बीपीएससी का पैटर्न मिल रहा था यूपीएससी की, इसलिए मैं इन 2 एग्जाम को दिया। इस बार मैंने यूपी पीसीएस मेंस दिया है। तो और बीपीएससी में मेरा पहला ही प्रयास था और सबके आशीर्वाद से सफलता मिली। अच्छा, तो इसका सिलेबस में कुछ अंतर है या? सिलेबस कम बेश सेम ही है। जैसे यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था और यहाँ भी ऑप्शनल था, मतलब 67 तक था, 68 से रिमूव कर दिया है, मतलब रिमूव नहीं कर दिया, क्वालिफाइंग कर दिया, उसका उतना महत्व नहीं है, तो ऑप्शनल था। दूसरा जीएस के प्रश्नों में वही सेम सिलेबस है। और यूपीएससी में क्या अंतर है, 150-250 में उत्तर लिखना होता है और बीपीएससी में यही 400 से 500 वर्ड्स में लिखना होता है। तो डेप्थ की आवश्यकता पड़ रही थी और इतने साल से यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे थे तो डेप्थ आ गई थी। और जरूरी भी है, अगर आप मतलब मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, बिना डेप्थ के यूपीएससी नहीं क्लियर हो सकता। और उस डेप्थ का फायदा मुझे यहाँ मिला और सफलता मिली। आप जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ाई की, कहाँ से आरंभ किया? मैंने शुरू में थोड़ा एनसीईआरटी देखी, हालांकि मैंने बहुत एनसीईआरटी नहीं, 1-2 बार ही देखी। और उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की और कोचिंग के बाद मैंने कोचिंग के नोट्स पे ही विश्वास किया। अच्छा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने मतलब यूपीएससी में 3 प्रीलिम्स मैंने थ्रू आउट 100+ जीएस में स्कोर किया, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, मेरा अपना पढ़ने का तरीका था। और मैं सबसे यही बोलूंगा कि आप अपनी रणनीति बनाएं। मैंने अपने कोचिंग के नोट्स के ऊपर भरोसा किया और उसी को बार बार पढ़ा। आप अपने नोट्स पे भी बना सकते हैं, अपने नोट्स आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैं नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को और मैच्योर किया। और जब तैयारी मैच्योर होती जाती है तो फिर अगर आप प्रीलिम्स निकलता जाता है आपका, तो सफलता सिर्फ समय की बात रहती है। बस हाँ, थोड़ा किस्मत की जरूरत पड़ती है, इसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा। जी जी, यथार्थ है, अनवरत रहे तो सफलता तो तय है। आप लगातार, आपने जैसा कि आपने बताया 4 वर्षों का प्रयास रहा आपका यूपीएससी का, कैसा रहा अनुभव आपका? यूपीएससी में मेरा थोड़ा किस्मत साथ नहीं दी। जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स पाया, मैंने कट ऑफ से 23-24 नंबर ज्यादा पाया। उसके बाद मैं सी सेट डिस्क्वालीफाई हो गया, तो फिर कोई मतलब रहा नहीं, प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया यूपीएससी का, वहां पे 11 नंबर से मेरा कॉल रुका। तो भी लगा कि यार मेंस में रुकना थोड़ा और लगता है कॉन्फिडेंस डाउन करने वाले, कि लिखना आता है कि नहीं आता है। फिर थर्ड अटेम्प्ट में फिर से सी सेट का मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, फिर मैंने दिया नहीं, एक अटेम्प्ट इस बार नहीं दिया। और फिर मैं बीपीएससी में दिया उसी साल जब सेकंड अटेम्प्ट का मेंस दे रहा था। अच्छा। उस साल बीपीएससी दिया और ये 1.5 साल के कोशिश के बाद सफलता मिल गई, 49 रैंक के साथ डीएसपी पद प्राप्त हुआ। अच्छा, क्या बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारे क्षेत्र के लोग हैं, खासतौर पे रीवा में अगर बात करें
तो प्रतियोगिता का स्तर बहुत ही कम है। एक भ्रांति पैदा कर दी गई है बच्चों के दिमाग में कि रीवा के बच्चे तो होते ही नहीं हैं, और आप बिल्कुल इसके उदाहरण हैं कि क्यों नहीं हो सकते। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है ना कि हमको एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी, रीवा थोड़ा पीछे है हर चीज में, और उसका कारण बहुत सारे हैं। एक तो कनेक्टिविटी लॉस है, आप देख रहे हैं। दूसरा मतलब यहाँ पे देखेंगे रीवा से माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, जो कि चिंता की बात है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रीवा में बहुत कम है, इसलिए देखेंगे यहाँ से माइग्रेशन चाहे इंदौर भोपाल हो, चाहे आउट ऑफ मतलब इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड दोनों बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए तो एक अलग से रणनीति बनाना चाहिए, जो कि हम लोग के हाथ में नहीं है। हम लोग के हाथ में पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो एजुकेशन का स्तर थोड़ा डाउन है, हम लोग को मतलब मिल के बढ़ाना चाहिए। जैसे अब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ गाइड कर सकूं, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया और टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। बहुत बढ़िया। और दूसरा ये है कि एक माहौल देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमको लगता है कि रीवा के ये पेरेंट्स, इस मामले में उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि हर पेरेंट्स प्रयास करता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। तो ये कलेक्टिव एफर्ट इसमें लगना चाहिए और सबको थोड़ी थोड़ी ऊर्जा लगाए। और यहाँ के बच्चे भी सफल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रीवा के बहुत सारे बच्चे सफल हो रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ कि यहाँ कहो कि भी बिहार में सफलता प्राप्त किया। पढ़ाई यहीं से हुई है, थोड़ा मेहनत, थोड़ा हार्डवर्क और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, ये तीन चीज और फिर संयोग मिले तो आपको सफलता मिलेगी। यथार्थ है। आपने जैसा कि कहा कि बच्चों को मोटिवेशन और उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, तो मार्गदर्शन के लिए मुख्य रूप से कैसे प्रयास किए जा सकते हैं रीवा में? आपने जो बताया इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम में आपके किस नाम से चैनल वगैरह? टेलीग्राम में है और यूट्यूब में है। यूट्यूब पे है। तो टेलीग्राम में है IAS गाइडेंस बाय अमरजीत तिवारी। अच्छा। और यूट्यूब में है थ्राइव IAS पीसीएस करके चैनल है जी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, मतलब मैं आपके लिए बता रहा हूँ गाइडेंस नहीं होता है। मेन ये होता है कि आप यहाँ क्या हो रहा है कि मैंने जो बेसिकली कंपटीशन के बच्चों को देखा है, तो उनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, दूसरा ये कि पता ही नहीं क्या पढ़ना, दिशा उनकी भटकाव है। तो उसके लिए क्या बाहर जाते हैं इंदौर भोपाल में। तो मैंने इंदौर भोपाल में देखा है कि वहाँ बहुत अच्छी गाइडेंस, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी गाइडेंस है। तो लेकिन ये समस्या दिल्ली में भी है, कोई ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है कि आप थोड़ा सा मेहनत करें। दूसरा ये देखा मैंने यहाँ पे कि पढ़ेंगे कम और ज्यादा, मतलब वो कहते हैं बिहार की भाषा में बोले कि भोपाल आने का ज्यादा प्रयास करेंगे। पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, तो पढ़ना पड़ेगा। रही बात स्ट्रेटजी की, तो आप अपने बड़े बंधुओं का, आप किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। और उसके बाद स्वयं का विवेक सबसे मैटर करता है इस तैयारी में। मुख्य तो वही है कि स्वयं का विवेक आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस पे एक चीज कही जा सकती है कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। यथार्थ इस चीज को समझना चाहिए आज के युवाओं को। हालांकि अभी तो स्तर काफी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, मुझे आशा है कि और भी आगे अच्छा होगा। बिल्कुल, हम भी आशान्वित थे अपने क्षेत्र को लेकर और संपूर्ण देश को लेकर आशान्वित थे जी। आगे का आपका क्या पड़ाव होगा? आगे मैंने अभी यूपी पीसीएस का मेंस दिया है, उसका रिजल्ट की प्रतीक्षा है। और दूसरा यूपीएससी का अटेम्प्ट देंगे और आशीर्वाद रहेगा आप सब लोगों का, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और रीवा और बिंद क्षेत्र का नाम और रोशन होगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी दशमलव मात्र भी मैं नाम रोशन करने में सहयोग कर सकूं, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी। जी। आपको कैसा लग रहा है? आपने पहली सफलता अर्जित की, तो आपको कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पे इसमें खुशी होगी, और इसका मतलब ये कहें कि घर वाले खुश हैं और परिवार वाले खुश हैं, समाज खुश है। तो ये उनका खुशी और उनका संतोष देख के ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है मुख्य रूप से। तो मैं सफल हो गया, ये मुझे अभी उतना अनुभव कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन हाँ, घर वालों को संतोष जरूर अनुभव कर पा रहा हूँ। तो इसमें मुझे बहुत प्रसन्नता है और आशा है कि और योगदान दे सकूं उनके जीवन को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए। जी। तो आपने कुछ रणनीति बनाई है युवाओं के लिए? मैंने जैसे कि बताया कि मैं, दूसरा ये है कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि हर व्यक्ति में अंतर्भूत क्षमता है और अमीबा में भी बुद्ध बनने की संभावना है। यथार्थ। तो रीवा में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत पोटेंशियल है, बहुत मेहनती हैं। और मुझे पता है मेरे साथ मित्र भाई रहा करते थे, बहुत मेहनत किया करते थे। और सबको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, सफलता जरूर मिलती है, मैंने देखा है यहाँ के बच्चों में। जी। परिवार का जो सहयोग है वो एक स्तर तक, जैसे रीवा में पढ़ाना, वो ठीक है अपने स्थान पर। इसके अलावा मार्गदर्शन कैसा रहा? आपको समय मिलता था घर से पढ़ने के लिए? पिताजी लोग गाइडेंस देते थे या? पिताजी लोग गाइडेंस तो मतलब नहीं, ये पिताजी का हो गया सहयोग ही जरूरी था। मेरे माता पिता उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने उसको कभी हर्डल नहीं बनने दिया
और उन्होंने कभी हर्डल नहीं बनने दिया, यथासंभव जो भी उनसे हो सकता था। ये जो बेस तैयार किया, तो जैसे पहाड़ा गिनती, ये मेरी माता जी ने तैयार किया। और ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, पेरेंट्स को लग सकता है लेकिन बहुत जरूरी होती हैं सब चीजें। बेसिक आपका हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। तो लेकिन घर वालों ने सहयोग किया, जैसे मुझे दिल्ली में भी गए हुए लगभग 6-7 साल हो गए थे, तो घर वालों ने सहयोग किया, दबाव नहीं डाला। यही बहुत मैटर करता है आपको। बिल्कुल, एक उम्र के बाद बच्चों पर दबाव आ जाता है कि आप जल्दी से जल्दी सफल हो, बिल्कुल नौकरी मिले, तो वो होता है। तो ऐसा कुछ दबाव नहीं रहा? नहीं, ऐसा कुछ दबाव नहीं रहा। हाँ, ये तो रहता है कि जल्दी सफलता मिले, थोड़ा मान सम्मान मिले, लेकिन यही है कि पेशेंस की तो लड़ाई है सिविल सर्विसेज। यथार्थ आप इसको एग्जाम की प्रोसेस ही देखेंगे, 1-1.5 साल तो प्रोसेस में लग जाता है। बिल्कुल। तो पेशेंस तो करना पड़ेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी चीज के लिए पेशेंस मिलना चाहिए। पेशेंस से ही सफलता मिले। आपने कभी सोचा था कि मुझे सफलता इतनी जल्दी मिल जाएगी या अभी और प्रयास करना पड़ेगा? ईमानदारी से कहूँ तो कभी सोचा नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। अच्छा। हाँ। लेकिन ये है कि जब ईश्वर का संयोग बनता है तभी मिलता है जी। और लेट रहे होता तो भी मैं खड़ा रहता, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोच ही लिया था कि जब तक मेरी यूपीएससी का अटेम्प्ट है तब तक मैं इस तैयारी में लगा रहूंगा, तभी मैं प्लान बी के रूप सोचूंगा। इसलिए मैं 2019 में बीए कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। बीए करने मुझे कोई नौकरी क्या देता, और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, मैं यहाँ डीएसपी बना, उस दिन मैं यूपीपीसीएस का आरओ का फॉर्म डाल रहा था। अच्छा। तो डर रहता है, मतलब हम लोग जिस बैकग्राउंड से लगता है कि यार नहीं हुआ तो करेंगे क्या, ये बड़ी चिंता की बात होती है। और ये चिंता ही हमें बाध्य करती कि और पढ़ो और मेहनत करो। और ये कभी कभी पॉजिटिव रहता है, कभी कभी नेगेटिव होता है। मैंने इसको पॉजिटिव में लिया, और जो मेरे मित्र भाई है मैं भी कहूंगा कि आप पॉजिटिव में मिले और आप सफल होंगे। प्लान बी का क्या रोल रहता है? प्लान बी रखना चाहिए तैयारी करने वाले बच्चों को या नहीं रखना चाहिए? मेरा तो इसमें एकदम 100% माथा के रखना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि कंपटीशन लेवल जो भी है, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि सीट्स बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो यही एग्जाम जो मैंने क्वालिफाई किया है, 7 लाख 8 लाख बच्चे फॉर्म भरे होंगे, उसमें से तकरीबन 11,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, 2,000 बच्चे इंटरव्यू के लिए, और अल्टीमेटली 799 बच्चे सफल हुए। क्या बात है। तो और यही खेल यूपीएससी का भी है, 12-13 लाख बच्चे, और उसमें से हर साल 800,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं। तो प्लान भी रखना जरूर चाहिए, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। और मैंने गलती की, मैं अपने मित्रों से नहीं कहना चाहूंगा आप गलती कीजिए, आप प्लान भी रखिए, लेकिन हाँ, आप P0 आपका यही होना चाहिए, P1 भले हो जाए वो। बिल्कुल। तो हमारा सही, मतलब पहली प्राथमिकता यही हो कि ईमानदारी से आप प्रयास करें। जैसे यूपीएससी में आप 2 अटेम्प्ट, अगर आप तैयारी ढंग से कर रहे हैं तो पहले तो आप ये जान लीजिए ढंग से तैयारी होती क्या है। अगर ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 अटेम्प्ट निश्चित तौर पे यूपीएससी को दें, और उसके बाद आप स्टेट पीसेस भी, मतलब बहुत अच्छी नौकरी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो स्टेट पीसेस की ओर जाएं। और फिर आपका नहीं हो रहा, लेकिन देखिए एक बात है कि आप एग्जाम का विकल्प एग्जाम नहीं होना चाहिए। जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसेस का भी विकल्प नहीं होना चाहिए, एक ठोस होनी चाहिए, ठोस कोई विकल्प हो। मान लीजिए आपका बिजनेस हो या कुछ भी, जैसे ये आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको भी आप प्लान बी के तौर पर रख सकते हैं। कोई स्किल हो तो एग्जाम का विकल्प एग्जाम नहीं, कोई एक स्किल होनी चाहिए, कोई एक ठोस प्लान भी होना चाहिए। और फिर आप P0 पर ध्यान दीजिए, अपने मतलब पहली प्राथमिकता जो भी आपकी है उसमें लगिए, किस्मत रही और आपका मेहनत रहे तो मिलेगी सफलता। घर वालों को कैसा लगा जब आप सफल हुए? तो घर वाले भी खुश हैं, सब खुश हैं, और आशा है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आगे भी अभी ये क्रम जारी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, और सहयोग, सबका आशीर्वाद रहा तो आगे भी सफलता मिलेगी निश्चित रूप। मेरे 1-2 प्रश्न और हैं कि जैसे आपने प्री लिखा, प्री दिया, प्री के बाद जब आपने मेंस लिखा, तो उन दोनों में क्या अंतर आपने पाया, और तैयारी में कितना समय लगभग देना चाहिए बच्चों को? इस तैयारी में 1.5 से 2 साल तो आराम से लग जाते हैं आपको, अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। बीपीएससी में 1 साल, लेकिन यूपीएससी और एमपीपीएससी के रिस्पॉन्स देखा जाए तो 1.5 से 2 साल। प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अलग रणनीति हो सकती है, लेकिन पहले मेरा यही सुझाव रहेगा बच्चों को कि प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करें। पहले मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, और उसके बाद जब प्रीलिम्स आपका 1-2 महीने पास हो तब आप प्रीलिम्स की ओर स्पेसिफिक लगे। प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा सा फैक्चुअल होना पड़ेगा, थोड़ी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट आपका ब्रीच नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस चारों के लिए सहज रहेंगे। तो अगर आप कॉन्सेप्ट
प्लस फैक्ट दोनों का सफल संयोग बना पाए तो आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं रुकने पाएगा। अगर आप मेंस मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको चीजें आती हैं लिखना तो आप मेंस में भी अच्छा स्कोर बिल्कुल करेंगे। शॉर्टकट की तरफ ना जाके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट से बिल्कुल भागे कभी भी। इस तैयारी में ये अब जैसे बताया ना 3 स्टेज का एग्जाम ही है, ये स्टेज ही आपको थका देंगे। तो इस तैयारी में आप शॉर्टकट कर ही नहीं सकते हैं, आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी और सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, थोड़ा सा स्मार्टनेस तो अपनाना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखें, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप वही पैटर्न अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे खेल से या पुरस्कार से क्वेश्चन आप 1-2 सालों में 1-2 क्वेश्चन पूछे उसने, लेकिन खेल से और पुरस्कार से क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछा, तो आप क्यों जबरदस्ती ग्रैंड स्लैम ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। हमें लिमिट पता होनी चाहिए किससे कितना प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ तो सिविल सर्विसेज एनीथिंग अंडर द सन, लेकिन ये भी पता है कि एनीथिंग अंडर द सन नहीं पढ़ सकते आप। तो जो एग्जाम है लिमिटेड पढ़िए। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने लिमिटेड पढ़ा है और जो भी मतलब हमारे मित्र भाई बहुत सफल हुए हैं बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में, तो वो भी लिमिटेड ही पढ़े हैं। तो सबका अनुभव बता रहा हूँ कि लिमिटेड पढ़ने से सफलता मिलेगी, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों में अंतर कर पाए तो 50% जीत आपने यहीं हासिल कर ली है। बिल्कुल। बाकी सिर्फ 50% ही आपको हासिल करना है, जो हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और स्मार्टनेस से पूरी हो जाएगी। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री और मेंस तो निकाल लेते हैं, इंटरव्यू में उन्हें समस्या आ जाती है, तो वो किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए उन्हें? इंटरव्यू के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, इंटरव्यू कोई ज्ञान का परीक्षण होता नहीं, वो एक व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो उसके लिए आप अपने दोस्तों के एक पीयर ग्रुप बनाएं। जैसे इसी रूम के साथ मेरी एक याद जुड़ी हुई है। सेकंड वेव जब कोविड आया था तो पेपर डिले हो गया था यूपीएससी का, अक्टूबर में हो गया था। तो इसी ग्रुप में हम लोग क्या किया, टेलीग्राम चैनल बनाए। ऐसा भी लोग कर सकते हैं। और उसके माध्यम से क्या होता है, 10 बजे पर डे एक व्यक्ति क्वेश्चन भेजता, 4 से 5 क्वेश्चन मेंस के, और फिर हम लोग लिखते थे। टाइम रहता था 1 घंटे के अंदर उसको सबमिट कर देना है, फिर कॉपी चेक होती थी और फिर 1-1.5 घंटे बाद उसका डिस्कशन होता था। तो सोचिए उन 5 प्रश्नों के साथ कितने और चीजें हम लोग डिस्कस कर लिए। लेकिन उसके साथ बोलना ही पड़ता था कि मैंने इस क्वेश्चन में ये लिखा, तो आपके बोलने की आदत डेवलप, एक्सप्लेन करने की आदत डेवलप हुई। तो आप अपने पीयर ग्रुप में बनाए, पीयर ग्रुप से बातें करें, आप चीजों को डिस्कस करें और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें। इंटरव्यू कोई बहुत कठिन परीक्षा नहीं है, कठिन परीक्षा प्री और मेंस ही है, आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, कई बार हम पढ़ लेते हैं लेकिन एक्सप्लेन करने में समस्या होती है, तो उसे फोकस करना चाहिए। ग्रुप स्टडी का रोल रहता है। मेरा तो विशेष तौर पर रहा, मेरी क्या है, पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं है किताबों से, तो मैं हमेशा ग्रुप्स में रहा हूँ और मुझे ग्रुप का बड़ा सहयोग भी मिला। तो ग्रुप स्टडी का फायदा जरूर मिलता है। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत फायदा मिलता है। जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कोचिंग के साथ साथ ग्रुप स्टडी के माध्यम से बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। तो फैक्ट तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ये बड़ा योगदान दे देते हैं। तो ग्रुप स्टडी का आप सहयोग ले सकते हैं। सभी बच्चों को मेरा सुझाव रहेगा कि आप लीजिए और लाभान्वित होइए। अच्छा, सोशल मीडिया का भी उपयोग बच्चों को करना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को, या नहीं करना चाहिए? कई बच्चे सोशल मीडिया का नाम लेते हैं कि यूट्यूब से हमने देखा, और कई माध्यम है जो, तो उनका कितना रोल होता है तैयारी में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। सोशल मीडिया का लिमिटेड उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम में कोई कहे कि इसका उपयोग करता हूँ तो केवल लफाजी कर रहे हैं। यूट्यूब और वेबसाइट्स, ये 2 चीजें, और टेलीग्राम, ये 3 चीजों का महत्व है। जिसमें से अगर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखना पड़े, टेलीग्राम चैनल है, कुछ अच्छे टेलीग्राम चैनल है, तो आप उनसे जुड़ के अपनी रणनीति बना सकते हैं, गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब में कुछ चैनल, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ चैनल मतलब कुछ चैनल, जो भी आप चैनल फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए कंटिन्यू। क्योंकि यूट्यूब में और सोशल मीडिया में मेन चीज देखा है, बिखराव बहुत ज्यादा है यथार्थ, और इस तैयारी में व्यवस्थित अध्ययन बहुत आवश्यक है, समय का। जी, इवन आप एसएससी और पटवारी के भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी आपको व्यवस्थित अध्ययन करना पड़ेगा चीजों को। तो व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए आपको 1 टीचर या 2 टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप जिनके ऊपर विश्वास करते हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए, और उन्हीं के माध्यम से ही आपको सफलता मिलेगी। यथार्थ, बहुत ज्यादा बिखराव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जीवन में भी बिखराव नहीं होना चाहिए, तैयारी में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक प्रश्न अनायास ही दिमाग में आता है कि जो ये मध्य प्रदेश है और बिहार है, ये बीमारू राज्य कहे जाते थे, इनका क्या भविष्य देखते हैं आप? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, होता क्या ना कि डेवलपमेंट का अपना प्रोसेस होता है। अब किसी एक व्यक्ति के जीवन के लिए 70-75 वर्ष बहुत हो सकते हैं, लेकिन हाँ, एक राष्ट्र, एक राज्य के लिए 75 वर्ष कुछ नहीं है। तो भारत जिस स्थिति में था 1950s में, और जब अंग्रेज यहाँ से गए थे, और आज जिस स्थिति में है,
तो बहुत बदलाव आया है। हमको इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। और आप एक आलोचक कह सकते हैं कि धीमी गति से है, तो बताया ना कि 75 वर्ष एक राष्ट्र के लिए कुछ नहीं है। और मध्य प्रदेश और बिहार, इनका डेवलपमेंट ग्रोथ देखेंगे, फेज देखेंगे, तो ये पीक में चल रहे हैं धीरे धीरे। अब इनका समय आने वाला है। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत योगदान दिया है भारत के विकास में, अब उत्तर भारत के राज्यों की बारी है। तो आप उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, इनका सबका डेवलपमेंट 10% से प्लस ग्रोथ रेट है। तो और इनका शिक्षा का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आसान्वित है, और आसान्वित हम सबको होना चाहिए कि इन राज्यों का भी बेहतर विकास हो और ये राज्य भी देश के विकास में अपना योगदान दे सके। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करती हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं वो इन जानकारियों का सदुपयोग करेंगे और लाभ लेंगे। तो आइए अब अगली कड़ी में जानते हैं कि अमरजीत के घर वालों को कैसा लग रहा है उनकी सफलता देखकर। चलिए आरंभ करते हैं। ये अमरजीत की दादी जी हैं, आइए जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपका नाती आगे बढ़ गया, डीएसपी बन गया, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, आशीर्वाद है हमेशा आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको, नाती सफल हो गया आपका? नाम रोशन करिए, मेहनत करत रहे, पढ़े ना। अब घर पे चले रहे तो पढ़ते न रहे, बिल्कुल घरे नहीं हो रहे हैं। सही है। आइए दादाजी से मिलते हैं। छोटे पापा जी हैं, इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है। जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है, नाती सफल हो गया आपका? तो बहुत मेहनत किया, सफल हो गया जी, बड़े सुख की बात है। क्या बात? वही इच्छा पर उठे, बड़े परिश्रम किया और परिश्रम में उसको सफलता मिल गई। पीढ़ियाँ सुधर गई, पीढ़ियाँ सुधर गई, सबको मार्गदर्शन मिलेगा। सब बिल्कुल सब बात से बिल्कुल जी, आप सभी का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो है जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है बच्चे को सफल देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी जी जी। कभी आपने आशा की थी कि सफलता ऐसे मिलेगी? अच्छा, पूरा विश्वास? हाँ, पूरा विश्वास था इनके शिक्षा दीक्षा में जी, इनके संस्कार से। ऐसा हमको आभास होता था जी कि ये सही गाइडेंस इनको मिलता रहेगा जी, तो निश्चित सफलता मिलेगी। और मैं जब कभी हाल चाल लेता था तो इतना ही कहता था कि बेटा निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और नए सवेरे के साथ सुबह उपस्थित होना है, सब अच्छा रहेगा। क्या बात, ये विश्वास होना चाहिए बच्चे को। मैं पूर्ण रूप से विश्वास में था जी जी। आगे के लिए क्या है शुभकामनाएं? आगे की तरक्की और इंटरव्यू एग्जाम जो है वो वही समझ पाएंगे जी। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा ऊंचे से ऊंचे पहुंचे। हम और मन लगा के काम करें। अब मन लगा के करना ही पड़ेगा काम। निश्चित रूप से जी। माता जी को कैसा लग रहा है आज बेटे को सफल देखकर? आप रीवा में रहती थी तो बच्चे का संघर्ष देखती थी, कैसा लगता था आपको? बच्चे हो गया अच्छे थे, उनको क्लास में जाते थे पास में, अब प्रगति पुस्तक देखते थे तो सर लोगों से पूछते थे कि क्या है कि इनकी पढ़ाई लिखाई थी, यही कहते थे कि बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप घर मतलब जाके देखती भी थी स्कूल में? क्या बात। जब इनके टेस्ट होते थे, इनके तिमाही छमाही के रिजल्ट आते तो हम सब देखने जाते थे। क्या बात है। जैसा कि अमरजीत ने बताया कि वो प्रारंभिक जो शिक्षा है, जैसे कि काखा से आरंभ होता है, तो प्राथमिक शिक्षा आपने ही दी, तो तब से आपको लगता था कभी कि इतना आगे तक जाएंगे? हाँ, विश्वास था। विश्वास। क्या बात है, ये बड़ी बात होती है बच्चों को
कि पश्चिमी में जो है तो वो अपने क्लास में वो आए थे तो प्री बोर्ड परीक्षा देने गए थे जी। मेधावी छात्र की परीक्षा देने गए थे जेल मार्ग स्कूल में। अच्छा, हाँ। कैसा लगा जब आपने जाना कि वो सफल हो गए? हमको तो इतनी खुशी लगी कि क्या जी, आपकी साधना सफल हो गई, प्रार्थनाएं भी आपकी बहुत कारगर रही जी। और कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या कहें? नहीं, कुछ भी आशीर्वाद स्वरूप बोलिए। आशीर्वाद हमारा हो गया, बना रहे बस और आगे तरक्की करें जी। हाँ। ऐसा आत्मविश्वास कम स्थानों पर देखने को मिलता है। बच्चे जैसे ही 22 वर्ष की उम्र पार करते हैं, घर वाले प्रेशर देने लगते हैं कि आप पढ़िए, नौकरी करिए जल्दी से जल्दी, फिर विवाह की तैयारी होने लगती है। बहुत अच्छा लग रहा है इस परिवार में आकर कि सभी, जिन लोगों से मेरी बात हुई व्यक्तिगत, सभी ने ये कहा कि मुझे विश्वास था कि बच्चा मेरा सफल होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है घर का विश्वास हासिल करना। वास्तव में किसी ने कहा था कि अगर किसी का वास्तव में गुण देखना है, उसका जो वास्तविक उपलब्धि है वो देखनी है, तो आप घर से आरंभ करिए। तो वो चीजें यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन है आप? जी, मेरा नाम पूनम मिश्रा है और मैं मामा की भांजी हूँ। अच्छा, मामा की भांजी। क्या है आपकी रणनीति मामा की भांजी? जी, यही कि हमें भी एक दिन इसी तरह सफल होना है और हमें अपने मामा से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। क्या बात है, हमें भी। कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयु मिश्रा है। हाँ, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं क्रिकेटर। क्रिकेटर? और क्रिकेटर नहीं बने तो प्लान बी? नहीं बन जाऊंगा। क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मामा, जैसे आपके मामा अधिकारी बन गए, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पार्टी वार्टी मिली? यस। नहीं अभी उधार है। आप? मैं इनका बड़ा जी एकदम अच्छा, बड़ी गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारा साला जो है डीएसपी है ना, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था ये शुरू से ही, तो उम्मीदें शुरू से ही थी कि कुछ जाके बड़ा करेगा और आज उसने करके दिखा दिया। क्या बात है। अरे नहीं, इसका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रणता मिश्रा है, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। जी, कैसा लग रहा है अपने भाई को सफल देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। उम्मीद थी कामयाब हुए, यही था कि मतलब कामयाब होंगे एक दिन, विश्वास था जी। क्या बात है। क्या नाम है? मेरा नाम नहीं है दीदी। अच्छा, मैं आपकी छोटी बहन। छोटी बहन। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कैसा लगा आपको जब आपने जाना कि आपके भाई अधिकारी बन गए? बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। विश्वास था? ये विश्वास मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है और सभी का पॉजिटिव ही परिणाम आया कि सभी ने एक साथ एक स्वर में बोला कि मुझे विश्वास था। आपकी छोटी बहन है। अच्छा, चाचा की लड़की। जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तैयारी में लगी हुई है या? जी, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी नहीं कर रही हूँ, संविदा भर्ती की। क्या बात है। तो आपको विश्वास था कि ये हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे जी, ये तो था। कैसा लगा आपको जब आपने जाना कि सफल हो गए हैं आपके भाई? बहुत खुशी हुई, क्या बताएं, तो एक अलग ही एक्सप्रेस था। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्वजीत तिवारी है जी। मैं इनका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं इस समय पे इंजीनियर हूँ रिलायंस इंडस्ट्री। क्या बात है। मैंने एमटेक किया है NIT दुर्गापुर से, उसके बाद मैं जॉब का स्टार्ट किया। तो आप, जैसे आपके छोटे भाई हैं, तो आपने कभी कहा कि जल्दी जल्दी जॉब करो, पढ़ाई छोड़ो? नहीं, पहले तो मम्मी पापा का सहयोग था। अच्छा। यहाँ से पैसे मिल रहे थे हम लोगों को बराबर, जितना चाहिए था उतना सफिशिएंट। क्या बात है। तो उसके बाद फिर मैं कमाना चालू हो गया, अच्छी जॉब थी मेरी। तो ये था कि जब मैं कमा रहा हूँ और घर में इतना कोई ज़रूरत है नहीं, बहनों की सबकी शादी हो चुकी थी, तो तुम्हें अभी ज़रूरत क्या है पैसे कमाने की। और मैं एक तो जॉब से कमा रहा था, दूसरा फ्रीलांसिंग भी करता था। अच्छा। तो मेरे पास यानी पैसे सफिशिएंट थे। तो ये था कि तुम करो जो इच्छा है तुम्हारी कर लो, फिर पैसे तो आएंगे ही बाद में। तुम कुछ भी करोगे, कोचिंग करोगे या कोचिंग पढ़ाओगे, कुछ भी करोगे तो पैसे आना इजी है। तो फिर हम भी सपोर्ट ही करेंगे। तो अभी तो तुम पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, जब थक जाओ तो हो जाए कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब नहीं करेंगे, तब आना, फिर तो कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे ही, पढ़ाई कभी बेकार तो जाएगी नहीं। हाँ, तो उसके बाद फिर ये लगा ही रहा और फाइनली एक दिन आ ही गया वो दिन।
कैसा लगता था? तैयारी कर रहे थे तो लगता था कि हो जाएगा? नहीं, क्या है कि जैसे हम दोनों भाई थे तो हम लोगों का बचपन से ही कंपटीशन था कि वो अगर 10 बजे तक पढ़ रहा है तो हम 11 बजे तक पढ़ेंगे। तो घर में ही कंपटीशन था। फिर उसके बाद जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चला गया, वो सिविल सर्विस में जाना चाहता था और वो मेरे से हमेशा वो टॉपर ही था। मतलब कि मैं अगर मान लीजिए जैसे 10th में मेरे 85 आए तो था कि अच्छा इससे तो ऊपर ही जाना है, मुझे टारगेट उसका मिल गया कि अच्छा इससे एबव रहना है। एक टारगेट मिल गया। हाँ, तो वो कंपटीशन का आरंभ यहीं से। हाँ, कंपटीशन के यहीं से था कि अच्छा इससे तो ऊपर ही जाना है। तो ये था कि हाँ एक दिन हम लोगों सबको था कि यानी हाँ ये, क्योंकि पहले से ही देख रहे थे कि अच्छा पढ़ाई कैसे चल रही है। तो था कि एक दिन फिर अभी हम लोगों के नहीं जब कार्यक्रम होता था तो नहीं रहता था, तो ये था कि अरे भाई नहीं आ रहा है। तो ये था कि जब इस तरह का किसी में डेडिकेशन होगा, कोई भी लड़का होगा, जैसे कि मैं भी तैयारी किया, मेरे यानी जो फ्रेंड सर्कल है तो जिनको देखता था कि अगर ये इस डेडिकेशन के साथ कोई तैयारी कर रहा है तो 100% सफलता मिलेगी, भले टाइम लग जाए। हाँ, तो इसलिए हम लोग था कि चलो जो तुम्हें इच्छा है तुम अभी करते जाओ, फिर हम बाकी का देख लेंगे, बैकग्राउंड पीछे क्या होने वाला है वो देख लेंगे। हाँ, ये सपोर्ट। हाँ, ये था कि हाँ ठीक है अभी तुम करो, जो इच्छा है तो करो। यानी ऐसा ना हो कि तुम यानी कोई पैसे की वजह से या कोई परिवार के सपोर्ट की वजह से, ऐसा ना हो कि तुम उसके वजह से पढ़ाई रोको, बाकी जो तुम्हारी इच्छा वो करो। तो कुछ बोल रहे हैं, कितने खुश हैं? आपकी आंखें बता रही हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि खुशी तो ये है कि छोटा भाई है और मैं ऐसा है कि छोटा भाई साथ में मेहनत, क्योंकि मैं भी मेहनत किया हूँ, मैं देखता हूँ लोगों की मेहनत। तो अगर मेहनत पे हम खुश नहीं होंगे तो हो सकता है कि जो मेहनत कर रहा है वो निराश हो जाए। तो इसलिए मेहनत की खुशी है कि अच्छा उसने जो मेहनत की उसका सफलता उसे मिला, उससे हमारा घर परिवार हमारा समाज सब खुश है और 100% प्रेरित भी होगा कि हाँ अब मेरे भांजे हैं वो भी प्रेरित हो रहे हैं कि हम मामा जैसे बनना है। तो ये एक आगे के हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा वो रहेगा कि गाँव समाज के लिए भी एक मोटिवेशन है। हाँ, कि अच्छा हाँ ठीक है अब हमको इस कम से कम उनके लिए एक लेवल हो गया है कि अच्छा हाँ इस लेवल से अब आगे जाना है, वहाँ पे हमें स्ट्रगल करना है, क्योंकि अभी इनके लिए डीएसपी बहुत बड़ी पोस्ट थी, अब वहाँ पहुँच गया है तो अच्छा इनसे ऊपर आगे जाना है, कैसे जाना है। तो एक उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है सबके लिए। चलिए शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपके मित्र सफल हो गए? बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत मेहनत की। स्कूल टाइम से मैं देख रहा हूँ कि इनकी मम्मी अकेले रीवा में रहती थी और 2 बच्चों को अपने पढ़ाती थी वहाँ पर। क्या बात है। और इन्होंने अच्छी मेहनत की है और इनकी हमेशा अच्छी संगत भी रही है। कभी बुरे कामों के साथ, बुरे व्यसनों के साथ रीवा जैसे शहर में बच के रह लेना बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की, उसी का आज परिणाम है कि आज ये इस स्तर पे पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल। कैसा लगा आपको जब आपने जाना? बहुत खुशी हुई कि अपने बीच का लड़का, अपना दोस्त आज इस ओहदे पे पहुंचा है। तो एक मोटिवेशन मिलता है। आदमी दूसरे को भी यही सिखाता है कि आप भी इसी तरह करिए, इसी तरह बनिए। जी, धन्यवाद। तो ये था अमरजीत जी का परिवार। आप सभी आप जिनसे मिले और आपने जाना कि कैसे खुशी होती है एक बच्चे की सफलता पर, कैसे सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मुख्य रूप से जो स्टूडेंट हैं उनका माता पिता के प्रति क्या दायित्व है और माता पिता का बच्चों के संघर्ष के प्रति क्या दायित्व है। तो बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अमरजीत के परिवार को, अमरजीत को पुनः उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ राम नमस्ते, धन्यवाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम हार दो।